जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि हानली और उसकी दोस्तों ने मिलकर ब्लैक डीमन कल्ट पर हमला कर दिया। इस बैटल में सीनियर लियो अपने एक्सट्रीम पावर का यूज करते हुए 3 ब्लड सर्वेंट को खत्म कर देते हैं और वही चौथे को हानली ने निपटा दिया था। साथ ही साथ इन लोगों को ये भी पता चला कि इस कल्ट का लीडर खुद एम्परर और उसका इनकारनेशन फॉर्म था। तो उन दोनों ने मिलकर सीनियर लियो को कैप्चर कर लिया, मगर लियो अपने दोस्तों को बचाने के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर देते हैं। और फिर बाद में हानली ने एम्परर को फॉर्मेशन में ट्रैप करके ज़ोंग ने अपने फिनिक्स को समन करके उसे खत्म कर दिया। अब हानली अपने दोस्त ज़ैंग को ढूंढने के लिए जियान सिटी पहुंच जाता है, जहां पर उसे पता चला कि किसी सोल ने ज़ैंग की बॉडी पर कब्जा कर लिया है। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि हानली ज़ैंग से पूछ रहा था कि बता तू है कौन और तू कौन सी सेक्ट से बिलोंग करता है, तूने मेरे दोस्त की बॉडी पर कब्जा क्यों किया। जिस पर वो बंदा कहता है कि मैं स्पिरिचुअल बीस्ट माउंटेन से हूँ और कुछ ही महीनों पहले एक जंग में घायल होने की वजह से मेरी मौत हो गई, तो मेरी सोल ने इस बंदे की बॉडी पर कब्जा कर लिया। जिस पर हानली कहते हो अच्छा तो तुम स्पिरिचुअल बीस्ट माउंटेन से हो, फिर तो तुम्हें मेरे दोस्त ज़ोंगो के बारे में पता ही होगा, क्या तुम्हें पता है वो फिलहाल कहाँ पर है। अब हानली के इस सवाल से वो बंदा थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। बाद में वो कहता है ज़ोंगो तो मेरा भी अच्छा दोस्त है, हम अक्सर साथ में वक्त बिताया करते थे। ये सुनकर तो हानली बड़ी ही तेजी से जाकर उसके गले पर अपना नाइफ लगा देता है। वो कह रहा था कि ज़ोंगो एक गद्दार है, उसने गलत टीम का साथ दिया, जिसके चलते उसे स्पिरिचुअल बीस्ट माउंटेन से धक्के मारकर निकाल दिया गया है, और वो भी 1 साल पहले। तो अब जल्दी से बोलना शुरू कर। और रही बात इन मॉर्टल्स की, तो मैं इन्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाने वाला। तो अब वो बंदा बताने लगा कि मैं हेवनली सिटी किंगडम से बिलोंग करता हूँ, वहाँ पर शील्ड स्पिरिट सेक्ट है, तो मैं उसी का कल्टीवेटर था। जिस पर हानली कहने लगा कि शील्ड स्पिरिट सेक्ट तो 6 डेविल डाउ सेक्ट में से एक है। तो बंदा कहते हैं हाँ बिल्कुल, मैं एक डिमोनिक कल्टीवेटर हूँ, और कुछ सालों पहले मेरे एक बंदे के साथ यही पास के माउंटेन पर बैटल हुई थी, जिसमें मैं बुरी तरह से घायल हो गया, और उसी वक्त मेरी बॉडी डिस्ट्रॉय होकर मेरी सोल आजाद हो गई। तब इस टाउन से गुजरते वक्त मेरी इस बंदे पर नजर पड़ी। मैं समझ गया था कि बंदे की सोल उसके बस में नहीं है, तो मैंने इसकी बॉडी पर कब्जा कर लिया, जिसके चलते मेरी कल्टीवेशन बेस भी ड्रॉप हो गई, और मैं नहीं चाहता था कि कोई मेरे पास्ट के बारे में पता करे, तो मैंने आम मॉर्टल जैसी जिंदगी गुजारना शुरू कर दी। साथ ही मैं एक ब्लैक स्मिथ बन गया ताकि किसी को मेरी ताकत पर शक ना हो। कुछ दिनों के बाद ही मेरी यहाँ के लोगों से दोस्ती हो गई, और उन्होंने मुझे इस लड़की से इंट्रोड्यूस किया, तो मैंने इसके साथ जल्दी से शादी करके अपनी फैमिली शुरू कर दी। इन्हीं सालों दरमियान मेरा बेटा भी पैदा हुआ। अब हानली को फील होता है कि ये बंदा सच बोल रहा, इसीलिए वो थोड़ा सा शांत होकर उस बंदे से पूछता है कि तुम्हें तो एक नई बॉडी मिल गई थी, फिर तुम अपने सेक्ट में वापिस क्यों नहीं गए। जिस पर बंदा कहता है कि 6 डेविल डाउ सेक्ट में इंसानियत नहीं है, वो लोग कमजोरों को जीने नहीं देते। साथ ही मेरी कल्टीवेशन भी काफी ज्यादा कम हो चुकी थी, तो अगर ऐसे में मैं वापस जाता तो मेरे सीनियर्स या फिर जूनियर के हाथों डेफिनेटली मारा जाता, और वैसे भी यहाँ मेरी लाइफ काफी ज्यादा पीसफुल है, तो बोला मैं वापस क्यों जाऊँ। जिस पर हानली कहने लगा कि 6 डेविल डाउ सेक्ट ने तो ऑलरेडी जू कंट्री पर कब्जा कर लिया है, इसलिए मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि तुम ज्यादा दिनों तक पीसफुली रह पाओगे। हालांकि ये सुनकर तो बंदा जरा भी शॉक नहीं हुआ था। तो हानली समझ जाता है कि ये बंदा कोई मामूली सा डिमोनिक कल्टीवेटर तो नहीं हो सकता, इसलिए वो अपनी फायर पावर को एक्टिवेट करके पूछता है कि बताओ तुम एग्जैक्टली हो कौन। जिस पर वो बंदा कह रहा था कि मैं तो अपनी पुरानी पहचान पीछे छोड़ चुका हूँ, लेकिन मैं तुम्हें एक सलाह जरूर देना चाहूंगा। इस फ्यूचर में होने वाले बैटल में तुम्हारे ग्रेड 7 सेक्ट की हार तय है, इससे अच्छा तो तुम यहाँ से कहीं दूर चले जाओ, एटलीस्ट तुम्हारे पास सर्वाइवल का एक मौका होगा। हानली समझ जाता है कि इस बंदे के पास कुछ तो इनसाइड की इन्फॉर्मेशन है, इसलिए वो उसी बातों में उलझाने लगा। वो कह रहा था कि 7 ग्रेट सेक्ट तो सब एक साथ मिलकर फाइट कर रहे हैं, इसलिए हार किसकी होगी इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। जिस पर वो बंदा कह रहा था कि 6 डेविल डाउ सेक्ट तो सेल्फिश लोगों को अपनी तरफ करने में माहिर है। तुम्हें ये जानकर हैरानी होगी कि तुम्हारे ग्रेड 7 सेक्ट के कई सारे लोग हमारी साइड हो चुके हैं। सच बताओ तो स्पिरिचुअल बीस्ट माउंटेन सेक्ट हमारे स्पिरिट शील्ड सेक्ट का जासूस है, वो मौका मिलते ही तुम्हारी लोगों की पीठ में खंजर घोंप के हमारी साइड आ जाएंगे। जिस पर हानली कहता है कि तुम मेरे सामने ऐसी ऐसी बातें कर रहे हो, क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा कि मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। जिस पर वो बंदा कहते हैं ना मुझे तुमसे कोई डर नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम अपने ग्रेड 7 सेक्ट के वफादार कुत्ते हो। तुम मुझे जिंदा छोड़कर सीधे अपने सीनियर को फटाफट से इस बात का रिपोर्ट करने जाओगे। हानली कह रहा था ना तुम गलत हो, एक काम तो मैं तुम्हें खत्म करके भी कर सकता हूँ, इसलिए जल्दी से मुझे कोई वजह दो कि मैं तुम्हें खत्म क्यों न करूँ। तो बंदा हानली को अपना ट्रेजर और मैजिकल टूल देने के लिए तैयार हो गया। वो कहने
कहने लगा कि मरने से पहले मैंने अपने ट्रेजर को एक केव में छुपा दिया था, वैसे भी अब इस बॉडी के साथ मैं उनका यूज नहीं कर पाऊंगा। जिस पर हानली कहता है कि तुम्हें जिंदा छोड़ने के लिए इतना तो काफी नहीं। तो बंदा कहने लगा चलो तुम्हें वहाँ पर जेड लेटर्स भी मिल जाएंगे। मेरे और स्पिरिचुअल बीस्ट सेक के दरमियान जो भी डिस्कशन हुआ था वो सब बातें उसमें मेंशन्ड है। तुम उन जेड लेटर्स के जरिए स्पिरिचुअल बीस्ट की गद्दारी को साबित कर पाओगे। बिना सबूत के तो कोई तुम्हारी बात पर यकीन नहीं करने वाला। अगर तुम्हें लगता है कि वो लेटर किसी काम के नहीं तो फिर तुम वापिस आकर मुझे मार देना और मैं तुमसे कोई शिकायत नहीं करूंगा। बस इन दोनों को जिंदा छोड़ दो, ये तो बस मामूली से मॉर्टल्स है। तब हानली उसे लोकेशन के बारे में पूछने लगा, इसलिए वो बंदा भी उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन हानली को पता है कि ये बंदा काफी ज्यादा शातिर था, इसलिए वो कहते हैं ना तुम मेरे साथ नहीं आओगे, मैं चाहता हूँ कि तुम यहीं पर रुक के मेरा इंतजार करो। साथ ही साथ हानली ने अपने एक टैलिस्मान से उसे एक जगह पर ट्रैप कर दिया था। अब हानली अपने विंड बोट पर सवार होकर उस केव के पास पहुँच जाता है। हानली को पता था कि इस केव में कोई ना कोई ट्रैप जरूर होगा, इसलिए उसने उस केव में अपने पपेट्स को छोड़ दिया। साथ ही साथ अपनी व्हाइट शील्ड को भी एक्टिवेट कर दिया, जो कि उसके आसपास रोटेट होकर उसे प्रोटेक्ट कर रही थी। अब हानली उस केव को एक्सप्लोर करते हुए उस लोकेशन के पास पहुंच गया जहां पर वो ट्रेजर छुपा के रखा था। अब उसके पपेट जल्दी से वहां का पाव छुटाकर हानली को दे देते हैं, मगर हानली जानता था कि इतना आसान तो नहीं हो सकता और उसका ये अंदाजा बिल्कुल सही था, क्योंकि हानली पर अचानक से एक बहुत ही पावरफुल मॉन्स्टर ने अटैक कर दिया, जिससे हानली खुद को जैसे तैसे बचाकर वहाँ से भागना शुरू कर देता है। उस मॉन्स्टर के अटैक इतने ज्यादा खतरनाक थे कि हानली की व्हाइट शील्ड तो ऑन द स्पॉट डिस्ट्रॉय हो गई और अब वो मॉन्स्टर हानली को अपना डोमिनेंस शो करती है। वेल ये है गोल्डन बैक डीमन मैंटिस। तो अब हानली अपने फायरबॉल से उस पर हमले करते हुए उसे डिस्ट्रैक्ट कर देता है। साथ ही साथ उसने अपनी अज़ूर क्लोनिंग टेक्निक को भी एक्टिवेट किया था, जिसका यूज करते हुए हानली ने उस पर अपनी हेवी स्वॉर्ड से हमला कर दिया। मगर उस मैंटिस की खाल काफी ज्यादा टफ थी, इसलिए हानली के अटैक को काउंटर करते हुए उसे जंगल में खदेड़ देती है। हानली समझ गया था कि वो इस मैंटिस का इतने आसानी से मुकाबला तो नहीं कर सकता, इसलिए वो अपनी विंड बोट को समन करके वहाँ से भागने वाला था। मगर उस मैंटिस के एक ही अटैक में हानली ने उसकी बोट को उससे अलग कर दिया। तो हानली खुद को रोकते हुए इस मॉन्स्टर पर एक जबरदस्त फायर अटैक करता है, मगर उसकी ये चाल भी नाकाम हो गई। और फिर हानली को पता चला कि ये मोहतरमा तो फ्लाई भी कर सकती है। तो हानली बड़ी ही तेजी से फ्लाई करते हुए वहाँ से बाहर जाने की कोशिश करता है। उसने अपने अज़ूर क्लोन का यूज करते हुए मैंटिस पर कई सारे हमले करवाए, मगर इनका भी रिजल्ट सेम था। जो देख हानली अपनी गोल्ड बीटल सोम ब्लेड से उस पर अटैक करता है और इस मैंटिस ने उन्हें भी डिस्ट्रॉय कर दिया था। जो देख हानली अपनी विंड बोट में सवार होकर तुरंत ही वहाँ से भागने लगा। साथ ही उसने अपने ब्लैक ड्रैगन ग्रास्प का यूज करके उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो मॉन्स्टर कंट्रोल होने का नाम नहीं लेती, जिससे हानली को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि इस मैंटिस ने हानली का ढेर सारा नुकसान कर दिया था। अब उस पर एक और अटैक करने वाली थी, इसलिए हानली ने जल्दी से कंसीलिंग वेल का यूज करके खुद को इनविजिबल कर लिया, जिसके चलते वो मैंटिस हानली को इधर उधर ढूंढने लगती है। और तभी उसे एक जंगली सुअर नजर आया, तो वो हानली को छोड़कर उसे उठाकर वहाँ से फ्लाई करने लगी। इस बार तो हानली बाल बाल बच गया था। वो समझ जाता है कि उस बंदे ने इस मैंटिस को अपने कंट्रोल में लिया और इसी वजह से वो उस केव को प्रोटेक्ट कर रही थी, यानी कि वो बंदा कल्टीवेशन की कोर फॉर्मेशन पे होगा। साथ ही साथ हानली ने जिस ट्रेजर के लिए अपनी जान दाव पर लगाई थी वो स्टोरेज बैग तो खाली निकली, यानी कि उस बंदे ने हानली को मारने के लिए इस केव में भेजा। इधर उस बंदे ने हानली के टैलिस्मान से खुद को आजाद कर ही लिया था कि तभी हानली ने उस पर हमला कर दिया, मगर वो बंदा अपनी पूरी ताकत लगाते हुए हानली के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। साथ ही उसने अपने वेपन को भी समन कर लिया था, जिसके अटैक को डिफेंड करते हुए हानली काफी पीछे पुश हो जाता है। मगर उसी वक्त हानली ने उसे एक लात मारते हुए पीछे ढकेल दिया। वो उस बंदे से कहता है कि मेरा शक बिल्कुल सही था, तुम कोई मामूली सी कल्टीवेटर ना होकर कोर फॉर्मेशन स्टेज के बंदे हो। ये सुनते उस बंदे ने अपने मैजिकल टूल का यूज करते हुए हानली के साथ फाइट करना शुरू कर दी और थोड़ी देर में हानली समझ गया था कि इस बंदे से डील करना इतना आसान नहीं होने वाला। साथ ही हानली देखता है कि इस बंदे के पास एक मैजिकल ऑर्ब है, जिसने इस बंदे की पावर को एक ही सेकंड में 2 लेवल से बढ़ा दिया, जिसके बाद इन दोनों में क्लैश हो जाता है। उस बंदे ने हानली को पंच मार के पीछे पुश कर दिया था। साथ ही साथ वो दोबारा से हानली पर अटैक करने कूद जाता है, मगर हानली ने अपने सामने कई सारी मैजिकल शील्ड बना ली, जिन्हें वो 1 बाय 1 डिस्ट्रॉय करते हुए हानली के करीब पहुंच जाता है। तो हानली ने जल्दी से ब्लड स्पिरिट ड्रिल का यूज करके उस पर अटैक कर दिया। गाइस ये वही ट्रेजर है जो हानली को एम्परर जू के पास से मिला था। वो ब्लड ड्रिल एक ही सेकंड के अंदर उस ऑर्ब को डिस्ट्रॉय कर देती है, जिससे वो बंदा नीचे गिर गया था, मगर फिर भी उसने अपने मैजिकल ट्रेजर से हानली पर अटैक कर दिया। हालांकि हानली उसे समय रहते ही होल्ड कर लेता है। वेल इसका नाम है ब्रिलियंस सोर्ड और इस बंदे ने अपने ब्लड का यूज करके उसकी ओनरशिप को हासिल किया
दिया था। अगर हानली को इस वेपन पर कब्जा करना है तो उसे कोर फॉर्मेशन स्टेज पर जाने तक रुकना होगा, तभी जाके हानली इस पर लगा हुआ कर्ज हटा सकता है। इधर वो बंदा कह रहा था कि डीमन मैंटिस भी तुम्हें मार नहीं पाई और अब मैं भी तुम्हारे सामने बेजान होकर गिर गया हूँ, मेरे पास भी ज्यादा वक्त नहीं बचा। तो हानली उससे कहता है कि अगर तुम्हें सच्चाई बतानी है तो अभी भी तुम्हारे पास वक्त है, जिस पर बंदा कहने लगा कि मैं कुछ साल इसी सिटी में छुप कर रहना चाहता था ताकि इस बॉडी पर पूरा कंट्रोल हासिल कर पाऊं, लेकिन तुमने तो मुझे पहले ही ढूंढ लिया और इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं बल्कि गलती तो मेरी किस्मत की है। मैंने अपनी वाइफ और बच्चे का यूज बस अपनी पहचान छुपा कर रखने के लिए किया था। इस बॉडी पर पूरा कंट्रोल हासिल करने के बाद मैं इन्हें छोड़कर जाने वाला था, तो प्लीज इन्हें अब कुछ मत करना। जिस पर हानली कहता है कि मैं तुम्हारी फैमिली के लिए कोई खतरा नहीं बल्कि वो खतरा तो तुम हो, तुम्हारी डिमोनिक ऑरा से ये लोग ऑलरेडी काफी ज्यादा कमजोर हो गए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये ज्यादा दिनों तक जिंदा बच पाएंगे। जिस पर वो बंदा कहता है हाँ मैं ये बात जानता हूँ और उसका ये सारा कन्फेशन उसकी फैमिली भी सुन रही थी। अब वो अपने स्कैटर्ड हुए ऑप के पीसेस को इकट्ठा करते हुए कहने लगा कि मेरी सारी पावर इन्हीं टुकड़ों में मौजूद है, अगर इसे स्पिरिचुअल एनर्जी में तब्दील करके इनके अंदर ट्रांसफर कर दिया जाए तो इनकी ब्लड और ची रिपेयर होकर इनकी लाइफ काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी। जिस पर हानली कहता है मेरे दोस्त तुम्हें क्या लगता है कि इस जगह पर क्या फेक है और क्या रियल है? तो बंदा हंसते हुए कहने लगा कि असली और नकली अब ये मैटर नहीं करता, मैंने अपनी पूरी जिंदगी एक ईवल बनकर गुजार दी और मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं मरते वक्त इन दोनों मॉर्टल्स के काम आऊंगा। वाकई हमारी लाइफ सरप्राइजेस से भरी हुई है। साथ ही वो हानली को अपने पास बुलाकर बताने लगा कि मेरी गोल्डन कोर अब शैटर्ड हो चुकी है, अब जल्दी मेरी स्पिरिट भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, इसलिए अब मैं तुम्हारे लिए कोई खतरा नहीं हूँ। मैंने तुम्हें जो ट्रेजर देने का वादा किया था वो मैं जरूर से पूरा करूंगा। उसी केव में एक जगह पर मेरी बॉडी रखी है, तो जाकर मेरे पास का सारा ट्रेजर कलेक्ट कर लो। तो अब हानली ने उसे उठाकर बिठा दिया, जिसके बाद वो बंदा अपनी पावर को स्पिरिचुअल एनर्जी में कन्वर्ट करके अपनी फैमिली के अंदर डाल देता है, जिसके चलते वो लोग बेहोश हो गए। और अब आखिर में हमें इसकी रियल कहानी बताई जाती है। जब ये बंदा घायल होकर गिर गया था तभी इन्हीं माँ बेटे ने उसे अपने घर लाकर उसका इलाज किया था। उन्हें इस बंदे से काफी ज्यादा लगाव हो गया, मगर इसकी इंजुरीज को हील करना इन दोनों के बस की बात नहीं थी, इसलिए वो बंदा वहाँ से सीधा केव में चला गया और उसकी वहीं पर डेथ हो गई। मगर उसकी स्पिरिट ने आकर देखा कि माँ बेटे उससे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, तो उसने जैंग की बॉडी पर कब्जा करके दोबारा से उसी फैमिली से नजदीकियां बढ़ाई और फिर उसी लेडी से शादी करके उनके साथ शिफ्ट हो गया। वो हानली को बताता है कि मुझे इनसे काफी ज्यादा लगाव हुआ था और मैं हमेशा इनका ख्याल रखने वाला था, मगर मेरी किस्मत को शायद ये मंजूर नहीं है। मैं उम्मीद करूंगा कि ये लोग भी मुझे सपना समझकर भूल जाएंगे। जिसके बाद उस बंदे की सोल भी डिस्ट्रॉय हो गई। हानली भी उसकी बातें सुनकर काफी ज्यादा इमोशनल हो गया, जिसके बाद वो अपने दोस्त जैंग को लेकर वहाँ से रवाना हो जाता है। अब वो दोबारा से उसी केव के पास आ जाता है जहाँ पर उस बंदे की लाश थी। पहला तो उसने वहाँ पर एक फॉर्मेशन एक्टिवेट कर दिया जो कि इनविजिबल था, जिसके बाद वो अपने पपेट्स को उस केव में भेज देता है। साथ ही हानली को जैंग को देख उनकी पुरानी बातें याद आने लगी। वो कहते हैं जैंग अगर तुम उस बंदे के हाथों पजेस हो सकते हो तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारे अंदर स्पिरिचुअल रूट्स होंगे। मुझे फिलहाल तो पता नहीं कि मैं तुम्हें ठीक कैसे करूँगा, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आज के बाद तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे। जिस पर जैंग कोई रिस्पॉन्स नहीं देता, जो देखकर हानली को काफी ज्यादा बुरा लगता है। तब तक वो मेंटिस भी पपेट्स को फॉलो करते हुए बाहर आ जाती है, मगर वो अब हानली के 5 एलिमेंट रिवर्सल फॉर्मेशन में ट्रैप हो गई थी। अब हानली सीधे उस केव में चला जाता है जहाँ पर उसे उस बंदे की लाश मिली। तो हानली ने उसकी स्टोरेज बैग को हासिल करके उसकी बॉडी को जला दिया। इस स्टोरेज बैग में उसे काफी सारी चीजें मिली थी, साथ ही इसमें स्पिरिचुअल बीस्ट माउंटेन के जासूस होने के सबूत भी मौजूद थे, जो हानली अपने मास्टर के सामने पेश कर सकता था। इतना ही नहीं, उसमें एक स्क्रोल भी था जिसका यूज करके हानली डिमोनिक बीस्ट को कंट्रोल कर पाएगा। जिसके बाद हानली ने बाहर आकर अपने कई सारे पपेट का यूज करते हुए उस मेंटिस पर अटैक करना शुरू कर दिए। हानली उससे कह रहा था कि तुम्हारा मास्टर तो मर चुका है, तो अब मैं चाहता हूँ कि तुम भी रेस्ट इन पीस हो जाओ। और हाँ, तुमने मेरे काफी सारे मैजिक टूल्स बर्बाद कर दिए थे, तो अब तुम्हें अपने बॉडी के पार्ट्स देकर उनकी कीमत चुकानी होगी। साथ ही हानली जैंग को भी प्रॉमिस करता है कि वो उसके लिए जल्दी पावरफुल मैजिक वेपन फोर्ज करेगा। जिसके बाद हमें सीधे गोल्डन ड्रम प्लेन का सीन दिखाया गया, जहाँ पर कुछ डिमोनिक कल्टीवेटर्स बड़ी ही तेजी से फ्लाई कर रहे थे, मगर उसमें से एक बंदे को विप से जकड़कर नीचे खींच लिया जाता है। वेल काम था रेड विस्ट पैट्रियार्क का। अब वो दूसरे बंदे को भी टैलिस्मान का ब्लास्ट करके अपनी तरफ खींच लेती है और बाकी बचा तीसरा बंदा एक गोल्डन ब्लॉक पर टकरा के बेहोश हो गया। और ये ब्लॉक क्रिएट किया था मास्टर ली हुआ ने। वो पैट्रियार्क से पूछते हैं कि आप पर्सनली इन छोटे मोटे कल्टीवेटर से डील करने क्यों आई, जिस पर पैट्रियार्क जवाब देते हुए कहने लगी कि मुझे फिलहाल
बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और वैसे भी आजकल ये डिमोनिक कल्टिवेटर्स कुछ ज्यादा ही बढ़ चुके हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि जरूर से यहाँ पर कुछ बड़ा होगा। तो मास्टर ली हुआ उन्हें समझाते हुए कहने लगे कि क्लियर वर्ल्ड सेक्ट और स्पिरिचुअल माउंटेन बीस्ट के ढेर सारे सिपाही कैंप में आ चुके हैं, इसलिए मुझे नहीं लगता कि आपने अब ज्यादा फिक्र करने की जरूरत है। मगर पैट्रियार्क अपनी बेटी डोंगशियान के लिए परेशान थी और वहीं पर मास्टर ली हुआ हानली के लिए परेशान थे। वो नहीं चाहते कि हानली गोल्डन ड्रम प्लेन पर आए, क्योंकि यहाँ पर जंग के हालात तैयार हो चुके थे। तो वो चाहते थे कि हानली येलो मैपल वैली में जाकर वहीं पर सेफ रहे, जिसके बाद हमें गोल्डन ड्रम प्लेन में डिमोनिक सेक्ट का खेमा दिखाया जाता है। सो गाइज, यहाँ पर मैं बताना चाहूंगी कि गोल्डन ड्रम प्लेन एक बॉर्डर है जो कि 7 ग्रेड सेक्ट को डिमोनिक सेक्ट से अलग करने के लिए ड्रॉ की गई थी और इसी वजह से बैटल की शुरुआत भी इसी बॉर्डर से होने वाली थी। वेल, यहाँ पर हम कई सारी लड़कियों को देख पाते हैं जो कि डीमन युनलू को एंटरटेन करने के लिए म्यूजिक प्ले कर रही थी, क्योंकि ये बंदा कुछ ज्यादा ही शौकीन है। वो अपने साथ डोंगशान और वांगचान को भी लेकर आया था। वांगचान कहता है कि 7 ग्रेड सेक्ट तो पूरे जोश में नजर आ रहे, तो इस जंग में जीत किसकी होगी ये बताना थोड़ा सा मुश्किल है। जिस पर युनलू कहता है कि हमारे 6 डेविल डाओ सेक्ट ने इस जंग के लिए बहुत सालों पहले ही तैयारियां शुरू की थी, इसी वजह से तो मैं पर्सनली इस बैटल को देखने आया हूँ। वैसे वांगचान, तुम अब आर्मी के साथ ज्यादा नहीं रहते, हर वक्त तुम बस मेरे ही पैलेस में टाइम पास करते रहते। जिस पर वांगचान कहता है, सीनियर, मैं तो बस आपको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ रुका हूँ, अगर आप बोलो तो मैं आपके लिए अपनी जान देने के लिए भी तैयार हो जाऊंगा। जिस पर युनलू कहते हैं, तुम डोंगशान को मेरे पास लेकर आए, तो बताओ तुम्हारे लिए मैं क्या कर सकता हूँ? तुम्हें तोहफे में एलिक्सर चाहिए या फिर कल्टीवेशन मेथड? अब वांगचान उन्हें कुछ मांग ही रहा था कि तभी वहाँ पर जोंगू टपक जाता है। वो कह रहा था कि सीनियर, आपके गेस्ट आपसे मिलने आए हैं। इसके ऐसे बीच में आने की वजह से वांगचान की बात अधूरी रह गई और तभी वहाँ पर स्पिरिचुअल बेस माउंटेन का एल्डर हान अपने डिसाइपल युनपिंग और युनजी को लेकर वहाँ पहुँच गया। दरअसल युनजी हानली की अच्छी दोस्त थे, मगर आज वो अपने एल्डर के साथ दुश्मनों से मिलने आई थी। जिसके बाद ये तीनों भी पैट्रियार्क युनलू को ग्रीट करते हैं। युनलू कह रहा था कि तुम अपने घर वापिस आए, ये तो एक बहुत ही सुनहरा ओकेजन है, तो इस खुशी के मौके पर मैं तुम्हारे डिसाइपल को कुछ एलिक्सर गिफ्ट करना चाहूंगा। अब एलिक्सर देने के बाद एल्डर हान बताने लगा कि हमने सारी तैयारियां कर ली हैं, जंग के शुरू होते ही हम बाकी के सेक्ट को धोखा देकर आपकी साइड आ जाएंगे। ये सुनते ही पैट्रियार्क काफी ज्यादा खुश हो गया। वो कहता है कि ग्रेड 7 सेक्ट में से तुम्हारा सेक्ट कम होने के बाद बस 6 सेक्ट बाकी रहेंगे और उनमें से कुछ ही दिनों में कुछ सेक्ट और कम होने वाले हैं। इसीलिए मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस बैटल में जीत हमारी होगी। ये सुनकर ये सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो गए। वहीं पर डोंगशान अपनी मास्टर रेड विस्क और हानली के लिए काफी ज्यादा परेशान थी। वहीं पर युनजी भी दिल ही दिल में कहने लगी कि आज से हम येलो मैपल वैली के दुश्मन बन चुके हैं, काश सीनियर हानली मुझे माफ कर दे। जिसके बाद हमें येलो मैपल वैली का सीन दिखाया गया, जहाँ पर हानली सेक्ट मास्टर जोंग को सारे सबूत दे देता है, जो कि साबित करते थे कि स्पिरिचुअल बीस्ट माउंटेन 6 डेविल डाओ सेक्ट के साथ मिला हुआ है। तो एल्डर जोंग कहते कि हाँ, मैं जानता हूँ इन दोनों सेक्ट में पुरानी हिस्ट्री है, लेकिन अब जंग का माहौल है और इस वक्त हम स्पिरिचुअल बीस्ट माउंटेन पर गद्दार होने का दावा करेंगे तो आपस में ही जंग छिड़ जाएगी और इसका फायदा 6 डेविल डाओ सेक्ट उठा सकता है। फिर तो हमारे सेक्ट को हार से कोई भी बचा नहीं पाएगा। तो सबसे पहला मुझे मैटर हमारे सुप्रीम एल्डर के साथ डिस्कस करना होगा। तब तक तुम भी इस बात का जिक्र किसी के पास नहीं करोगे। तुम्हारे मास्टर फिलहाल बॉर्डर पर है, तो उन्हें कोई पैगाम मत भेजना। अब हानली के पास तो कोई और ऑप्शन नहीं था, मगर फिर भी वो डिसाइड करता है कि वो अपने मास्टर को इसके बारे में जरूर बताएगा। इसीलिए वो कुरियर स्टेशन में जाकर अपने जेड मैसेज में बता देता है कि स्पिरिचुअल बीस्ट माउंटेन दुश्मनों के साथ मिला हुआ है, तो उन पर भरोसा मत कीजिए। जिसके बाद उसने वहाँ के बंदे को बता दिया कि ये लेटर जल्दी से मेरे मास्टर तक पहुँचा देना, ये मैटर काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो ये खबर जल्द से जल्द उन तक पहुँचनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ 7 ग्रेड सेक्ट के कैंप में एल्डर हान और क्लियर वर्ल्ड सेक्ट के एल्डर फुयुन पहुँच गए थे। वो आते ही मास्टर ली हुआ के साथ मजाक करते हुए कहने लगे कि कैसे इस बार वो फॉरबिडन ग्राउंड पर बस किस्मत से शर्त जीते थे। उनकी बातें सुनकर ली हुआ काफी ज्यादा हंसने लगे। तभी हान कहता है कि हमारे काफी सारे डिसाइपल यहाँ पर तैनात हो गए हैं, तो इस बैटल में हमारी जीत पक्की है। तो एल्डर फुयुन कहते हैं कि इस बार तो मैं दर्जनों कल्टिवेटर्स को मारने के बाद ही दम लूंगा। मैं इस ली हुआ को दिखाना चाहता हूँ कि मैं इसके जैसा आलसी बिल्कुल नहीं। ये सुनकर ली हुआ उन्हें चिढ़ाने लगे। उन दोनों की नोकझोंक देखकर पैट्रियार्क कहने लगी कि तुम लोग तो बेकार में ही बड़े हो रहे हो, हरकतें तो तुम दोनों की बच्चों वाली हैं। खैर, अब जल्दी डिमोनिक सेक्ट अटैक की तैयारी करेगा, तो हमने भी उसके लिए रेडी होना चाहिए। अब रात होने तक हानली ने भेजा हुआ मैसेज बॉर्डर पर पहुंच जाता है। उस पर ली हुआ का नाम लिखा था, तो बंदा तुरंत ही उस मैसेज को लेकर सीधे मास्टर ली हुआ की तरफ रवाना हो गया। मगर रास्ते में उसकी मुलाकात हुई एल्डर हान से। उस बंदे से पूछ रहा था कि तुम अपनी पोस्ट पर
क्यों नहीं हो। जिस पर वो बंदा कहने लगा कि मैं ये जेड मैसेज मास्टर ली हुआ तक पहुँचाना चाहता हूँ, ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट मैसेज है। तो हान कह रहा था कि जंग के माहौल में तुम अपनी पोस्ट मत छोड़ो, लाओ वो मैसेज मेरे पास दे दो, मैं उसे मास्टर ली हुआ तक पहुँचा देता हूँ। मगर वो बंदा ऐसा करने से मना कर देता है। हालांकि एल्डर हान का गुस्सा देखकर उस बंदे को अपनी जिद छोड़नी पड़ी। अब एल्डर हान उस मैसेज को पढ़ने की कोशिश करता है, मगर वो सील्ड था, जिसके चलते हान ने उस जेड टोकन को डिस्ट्रॉय कर दिया। वहीं दूसरी तरफ हानली सोचता है कि अगर इस जंग में ग्रेड 7 सेक्ट की हार हो गई तो मुझे मेरे लिए पहले कोई सेफ स्पॉट ढूंढ के रखना होगा। साथ ही मुझे कुछ हर्ब्स को भी तैयार करके रखना होगा ताकि वो मेरे कोर फॉर्मेशन में काम आ सके। तो हानली हर्ब्स की तलाश में सीनियर माँ से मिलने के लिए 100 हर्ब गार्डन पहुँच गया, जहाँ पर उसकी मुलाकात होती है शाओजेन और शियार से। हानली ने शाओजेन और बाकी फ्री कल्टीवेटर्स की मदद की थी, जिस वजह से वो तो शियार के लिए एक हीरो बन गया था। साथ ही साथ हानली ने भी उसे एक एलिक्सर बॉटल गिफ्ट की, जो कि येलो मैपल वैली ज्वाइन करने के लिए उसका रिवॉर्ड था। शियार उसे बताती है कि अब यहाँ पर जंग का माहौल है, इसलिए हम दोनों सीनियर माँ के साथ यहाँ से कहीं दूर जा रहे हैं। हालत नॉर्मल होते ही हम यहाँ पर वापिस आ जाएंगे। तब तक सीनियर माँ भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। वो तो हानली को देखकर काफी ज्यादा खुश हो गए। साथ ही वो हानली की कल्टीवेशन स्पीड से भी इम्प्रेस थे। तो हानली इसका क्रेडिट सीनियर माँ को भी देने लगा, क्योंकि सीनियर माँ ने हानली को कई साल अपने गार्डन में काम करने दिया। साथ ही साथ उन्होंने हानली को ढेर सारे हर्ब्स भी प्रोवाइड किए थे। अब सीनियर माँ शाओजेन और शियार को वहाँ से जाने के लिए बता देते हैं, क्योंकि उन्हें हानली से अकेले में बात करनी थी। अब उनके वहाँ से जाते ही वो हानली को बताते हैं कि कुछ महीनों से हमारे यहाँ की सिचुएशन बदल चुकी है। डिसाइपल्स तो लगातार हर्ब्स कलेक्ट करने आते थे, देखो ना उन्होंने मेरे पूरे के पूरे गार्डन को साफ कर दिया। मुझे तो लगता है कि वो लोग यहाँ से भागने की तैयारी कर रहे। जिस पर हानली कहता है कि सीनियर मैं भी फ्रंट लाइन पर नहीं गया तो मुझे जंग के बारे में कोई अपडेट नहीं मिली। जिस पर सीनियर माँ कहने लगे कि इस गार्डन को मैंने सालों से केयर करके बनाया था, मगर लोगों ने यहाँ पर एक भी पौधा नहीं रखा, इसलिए अब तो मेरा इस जगह से मन ही उगता गया है। लेकिन यहाँ से जाने से पहले मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहूँगा। हानली तुम एक स्मार्ट पर्सन हो, इसलिए इस बेवजह की जंग में अपनी जान मत गवाना। देखो नेसेंट स्टेज वाला एक भी बंदा इस जंग में शामिल नहीं होने वाला। इसमें अगर मरते हैं तो तुम्हारे और मेरे जैसे मामूली से कल्टीवेटर्स। और रही बात पावरफुल लोगों की, तो वो हमेशा जंग से खुद को दूर रखते हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम भी यहाँ से कहीं दूर चले जाओ। तो हानली सीनियर माँ की एडवाइस के लिए उनका शुक्रिया अदा करने लगा। सीनियर माँ उससे कहते कि पता नहीं हमारी मुलाकात फिर कब होगी, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इस माउंटेन में मौजूद रेस्ट्रिक्टेड एरिया को चेक करो। वहाँ पर मैंने कुछ पावरफुल हर्ब्स और इंग्रेडिएंट छुपा के रखे थे। मुझे लगा था कि मैं उनका यूज करके कोर को फॉर्म कर लूंगा, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि वो सारी चीजें तुम रखो। जिसके बाद सीनियर माँ हानली को ब्लेसिंग्स देकर वहाँ से रवाना हो गई। अब हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया गया, जहाँ पर हानली अपनी केव में पहुँच चुका था। तभी हानली ने अपने साथ लाए हुए मकड़ी के बच्चे उस पर अटैक करना शुरू कर देते हैं, मगर हानली उससे बचते हुए उन दोनों को कैच कर लेता है। दरअसल ये अटैक ना होकर उन मकड़ियों के खेलने का तरीका था। अब हानली जैंग को उन मकड़ियों के बारे में बताने लगा। वो कहता है कि ये जेड ब्लड स्पाइडर है, भले ये फिलहाल बहुत छोटे हैं, मगर आगे चलकर इन्हें हराना मुश्किल हो जाएगा। और उसी वक्त हानली को स्पिरिचुअल बॉल के जरिए मिस चेन का मैसेज मिल गया। वो उसे मिलने के लिए वैली में बुला रही थी, तो हानली तुरंत ही व्हाइट डेजी माउंटेन में पहुंच गया। इसी जगह पर हानली ने अपने सीनियर वू को दफनाया था। उनके टूम को देखकर हानली को उनके साथ बिताए पल याद आते हैं। अब हानली ने अपना सिर झुकाकर उन्हें रिस्पेक्ट दी। वो कहता है सीनियर अब येलो मैपल वैली छोड़ने का वक्त आ चुका है, पता नहीं अब अगली बार हमारी मुलाकात कब होगी। जिसके बाद हमें मिस चेन दिखाई जाती है, जो कि हानली का ही इंतजार कर रही थी। अब हानली की वहाँ आती है उसे बताती है कि फ्लावर्स की वैली मेरी मदर की फेवरेट जगहों में से एक है। मैं उनके साथ हमेशा यहाँ पर आया करती थी, मगर कुछ सालों पहले ही उनकी मौत हो गई। तो हानली भी इस बात पर अपना अफसोस जताता है। तो मिस चेन कहती प्लीज ऐसा मत बोलो, क्योंकि मौत के बाद ही उन्हें आजादी मिली। दरअसल हमारी चेन फैमिली में हमेशा अरेंज मैरिज करवाते आए हैं। इनफैक्ट हमारी जिंदगी पर भी हमारा कोई अधिकार नहीं। मैं अपने जीवन साथी को भी चुन नहीं सकती। साथ ही साथ वो हानली को बता देती है कि उसकी शादी किन फैमिली के एक बंदे के साथ फिक्स्ड हो गई। किन फैमिली के पास एक सीक्रेट जगह थी, जहाँ पर ढेर सारी स्पिरिचुअल एनर्जी मौजूद है। तो इस जंग से बचने के लिए मिस चेन की फैमिली वहाँ पर शिफ्ट हो जाएगी, मगर मिस चेन को आजादी चाहिए थी। वो बताती है कि हमेशा मुझे एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया गया, मगर मेरी भी कुछ ख्वाहिशें हैं। जिसके बाद वो इमोशनल होकर रोते हुए हानली के गले लग जाती है। वो उससे कह रही थी कि तुम सबसे अलग हो, क्या प्लीज तुम मुझे अपने साथ ले चलोगी? मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। जिस पर हानली कहता है सीनियर आपको मुझसे कोई प्यार नहीं, बल्कि आपको बस आजाद होना है। आपको लगता है कि आपको मेरे साथ रहकर वो सारी आजादी मिल जाएगी। अब हानली की बातें सुनकर मिस चेन तुरंत ही पीछे हट गई। वो उससे पूछती
पूछ रही थी कि क्या तुम्हें कोई और लड़की पसंद है, जिस पर हानली ने इसका जवाब नाम ही दिया। मिस चेन समझ गई थी कि ये बंदा बहुत ज्यादा सिंपल है, तो हानली को अपने दिल से निकालना ही उसके लिए सही रहेगा। जिसके बाद वो हानली के लिए कुछ कपड़े भी गिफ्ट करती है, जो कि उसने हानली के लिए अपने हाथों से बनाए थे। तो हानली ने मिस चेन को हमेशा जवान रहने की पिल दे दी, जिसे मिस चेन ने एक्सेप्ट कर लिया था। और अब वो इमोशनल होकर हानली को गुड बाय बोल के वहाँ से रवाना हो गई। हानली भी दुआ कर रहा था कि मिस चेन को फ्रीडम मिल जाए। अब अगले सीन में हमें गोल्डन ड्रम प्लेन की बैटल फील्ड दिखाई गई, जहाँ पर डिमोनिक सेक्ट की विशाल आर्मी 7 ग्रेड सेक्ट के साथ जंग करने पहुंच चुकी थी। तब तक वहाँ पर 7 ग्रेड सेक्ट के लीडर्स भी आ जाते हैं। इतनी बड़ी आर्मी देखकर भी उन लोगों का हौसला बुलंद था। एल्डर फुयुन और एल्डर ली हुआ भी शर्त लगा रहे थे कि कौन ज्यादा डिमोनिक कल्टीवेटर्स को खत्म करेगा। एल्डर हान उनसे वादा करता है कि मेरा स्पिरिचुअल बीस्ट माउंटेन अपनी पूरी ताकत लगाकर दुश्मनों का मुकाबला करेगा। जिसके बाद वो और एल्डर फुयुन वहाँ से रवाना हो गए। मगर रेड विस्प पैट्रियर्क को अभी भी अजीब सी फीलिंग आ रही थी, मानो कुछ बुरा होने वाला हो। जबकि मास्टर ली हुआ उन्हें समझाते कि हमारे पास भी बहुत बड़ी आर्मी है, इसलिए आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। वहीं दूसरी तरफ बैटल ग्राउंड पे हम सॉन्गमिंग और जोंग को देख पाते हैं, जो कि कल्टीवेटर्स की ग्रुप को लीड कर रहे थे। वे दोनों भी हानली जैसे मास्टर ली हुआ के डिसाइपल से, बस हानली इनका जूनियर था और इसी वजह से मास्टर ली हुआ को हानली की काफी ज्यादा फिक्र होने लगी। वो सोचते कि हानली तो अब तक येलो मैपल वैली आ चुका होगा, मगर फिर भी उस बच्चे ने मुझे एक लेटर नहीं भेजा। खैर मैं तो बस इतना ही चाहूंगा कि मेरा डिसाइपल इस जंग में सरवाइव कर पाए। जिसके बाद जंग की शुरुआत हो गई। डिमोनिक सेक्ट और 7 ग्रेड सेक्ट आपस में भिड़ चुके थे और हमें इनके दरमियान बहुत ही खतरनाक जंग देखने को मिली। सॉन्गमिंग अपनी स्पीयर की मदद से कईयों को निपटा रहा था, वहीं पर जोंग अपनी एनर्जी से हाथियों को उलटने लगी। इन दोनों ने मिलकर न जाने कितने ही डिमोनिक कल्टीवेटर्स को खत्म किया होगा। इस जंग में इवल शैडोज ने भी पार्टिसिपेट किया था, जिसके चलते दोनों भी बुरी तरह से घायल हो गए। हर जगह बस तबाही का मंजर था। मास्टर ली हुआ तो अपने डिसाइपल्स की चीखें सुनकर हताश हो गए। उन्हें काफी ज्यादा बुरा लग रहा था, मगर ये जंग उन्होंने शुरू नहीं की थी। ये सब तो बस डिमोनिक सेक्ट का किया धराया है। जिसके बाद हमें बताया जाता है कि ये जंग 3 दिन और 3 रातों तक चलती रही और फाइनली हमें चौथे दिन की कहानी दिखाई गई, जहाँ पर सॉन्गमिंग जोंग को होश में लाता है। जोंग को तो याद भी नहीं था कि डिमोनिक कल्टीवेटर्स के साथ बैटल करते हुए वो कब बेहोश हो गई। वो देखती कि चारों ओर बस दिल दहलाने वाला मंजर है। सॉन्गमिंग उससे कहता है कि अब हमें जल्दी से यहाँ से जाना होगा, मगर तभी वहाँ पर 2 डिमोनिक कल्टीवेटर्स पहुँच जाते हैं। उस बंदे का नाम था कूलाऊ, जो कि डेविल स्पिरिट सेक्ट से बिलोंग करता है, और उसके साथ थी होंगफेन, जो कि शेयर्ड जॉय सेक्ट से बिलोंग करती है। दरअसल डीमन पैट्रियर्क युनलो इसी शेयर्ड जॉय सेक्ट का मास्टर है। वे दोनों भी कोर फॉर्मेशन की मिडिल स्टेज पर थे और तभी वहाँ पर एल्डर हान भी आ जाता है। वो कह रहा था कि हमने इनके ऑलमोस्ट सभी लोगों को मार दिया है, मगर इन दोनों की तो बात ही कुछ अलग है। ये काफी ज्यादा पावरफुल है, तो जल्दी से इन्हें भी रास्ते से हटाना होगा। तो सॉन्गमिंग तुरंत ही उनके साथ फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। वो जोंग से कह रहा था कि तुम काफी ज्यादा घायल हो, इसलिए जल्दी से यहाँ से चली जाओ, तब तक मैं इन्हें रोकने की कोशिश करूंगा। जिसके बाद वो आगे बढ़कर अपने अपोनेंट को बताने लगा कि मैं मास्टर ली हुआ का चौथा डिसाइपल सॉन्गमिंग मरने के लिए तैयार हूँ। तो हान ने तुरंत ही उस पर स्लैश अटैक कर दिया, मगर सॉन्गमिंग उसे डिस्ट्रॉय करते हुए सीधे उस पर काउंटर अटैक करने चला गया, लेकिन वो हान के फॉर्मेशन को ब्रेक नहीं कर पाता। उल्टा हान ने उस पर स्लैश अटैक करते हुए उसे नीचे पटक दिया था। तो जोंग तुरंत ही उसे संभालने लगी। सॉन्गमिंग तो जोंग को वहाँ देखकर काफी ज्यादा भड़क गया। वो उससे कह रहा था कि मैंने तुम्हें यहाँ से भागने के लिए बोल दिया था, लेकिन तुम कभी मेरी कोई बात नहीं सुनती। जिस पर जोंग कहती कि सीनियर लियो तो मुझे छोड़कर चले गए, अगर तुम्हें भी कुछ हो गया तो फिर मेरे जीने का कोई मतलब नहीं, मैं अकेली रहना नहीं चाहती। जिसके बाद जोंग भी अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए इनका मुकाबला करने के लिए रेडी हो गई। जो देख कुलाव कह रहा था कि तुम दोनों का रोमांटिक ड्रामा तो मेरी जान होंगफिंग को काफी ज्यादा पसंद आया। जिस पर होंगफिंग कहती मेरी जान तुम यहाँ पर गलत हो, दरअसल ये लड़की किसी और से प्यार करती थी, मगर वो बेचारा तो मारा गया और ये बंदा इस लड़की से बेइंतहा प्यार करता है, मगर कभी इसने अपनी दिल की बात नहीं कही। मैं तो इन प्रेम पंछियों को बिल्कुल मारना नहीं चाहती, मगर क्या करूँ, फिलहाल यहाँ पर जंग हो रही है। और उतने में हान ने अपने पावरफुल टैलिस्मान को एक्टिवेट करते हुए जोंग पर अटैक कर दिया, जिससे वहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट हो गया था, मगर जोंग इसमें भी जिंदा बच गई क्योंकि मास्टर फुयुन ने वहाँ कर इन दोनों को बचा लिया। वो कहते बच्चों जाकर अपने मास्टर ली हुआ को बता देना कि इस बार की शर्त मैं जीता हूँ। जिसके बाद वो इन्हें अपने मैजिकल लीप पर सवार करके वहाँ से भगा देते हैं। वो इन तीनों से कह रहे थे कि मेरे ख्याल से तुम लोग काफी ज्यादा चीयरफुल मूड में हो, इसलिए तो तुम बेवजह उन बच्चों को परेशान कर रहे थे। तभी होंगफिन अपनी जानी मन कुलाव से कहने लगी कि बुढ़ा मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा, इसकी वजह से मैं उन प्रेम पंछियों का ड्रामा
ड्रामा भी नहीं देख पाई, तो जल्दी से इसे खत्म कर दो वरना मैं तुम्हारे साथ ब्रेकअप कर लूंगी। जो सुनकर कुलाओ एल्डर फुई उनसे कहने लगा कि माफ करना, मेरी जान तुमसे बहुत ज्यादा इरिटेट हो गई है, इसलिए अब तो तुम्हें मरना ही होगा। जिसके बाद इन दोनों में तुरंत ही मुकाबला शुरू हो गया। अब ये सीन यही पर कट होकर हम हान ली को देख पाते हैं, जो कि सीनियर माँ ने दिए हुए सारे हर्ब्स अपनी केव में लेकर आया था। ये सारे हर्ब्स कोर फॉर्म करने के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल थे, मगर हान ली अच्छे से जानता है कि कोर फॉर्म करना आसान नहीं था। कई हजारों लोग अपनी पूरी लाइफ बिताकर भी कोर फॉर्म नहीं कर पाते, और हान ली के लिए तो ये उनके मुकाबले भी और ज्यादा टफ था, क्योंकि उसकी बॉडी में फॉल्स स्पिरिचुअल रूट्स हैं। अब हान ली एम्परर जू का इविल बुक पढ़ ही रहा था कि तभी उसे येलो मैपल वैली के ड्रैगन बेल की 12 स्ट्राइक सुनाई दी, जो कि पूरी वादियों में गूंज रही थी। इस ड्रैगन बेल को तभी बजाया जाता है जब सेक पर कोई खतरा मंडरा रहा हो। तो हान ली सीधे सेक लीडर से मिलने के लिए हॉल के सामने पहुंच गया। यहाँ पर सेक में बाकी बचे सभी डिसाइपल भी जमा हो रहे थे। हान ली देख पा रहा था कि वो लोग काफी ज्यादा पैनिक थे। अब वहाँ पर सेक लीडर की एंट्री होती है। वो सबको बता रहा था कि ड्रैगन बेल 12 टाइम्स बजने का मतलब आप सभी को पता ही होगा। दरअसल गोल्डन ड्रम प्लेन पर स्पिरिचुअल बीस्ट माउंटेन और हेवनली इंपीरियल फोर्टेस हमारे खिलाफ हो चुके हैं, जिसके चलते हमारी येलो मैपल वैली ये बैटल हार चुकी है। हमारे हजारों डिसाइपल्स इस बैटल में मारे जा चुके हैं। ये सब सुनने के बाद तो डिसाइपल काफी ज्यादा पैनिक हो गए। इधर हान ली को तो गुस्सा आ रहा था कि उसने इन्फॉर्म करने के बावजूद भी सेक लीडर ने कोई एक्शन नहीं लिया। तभी सेक लीडर कहता है कि अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं, बस अब हमारे सुप्रीम लीडर ही हमें बचा सकते हैं। अब डिसाइपल्स को उसकी ये बात सही लगी। वो कहते हैं हाँ, हमारे सुप्रीम लीडर नेसेंट सोल स्टेज पर है, तो आसानी से इन डिमोनिक सेक्ट को हरा देंगे। तो ये सभी लोग सुप्रीम एल्डर से रिक्वेस्ट करने लगे कि प्लीज यहाँ आकर हमारी मदद कीजिए। मगर हान ली को तो इन सब पर गुस्सा आ रहा था। वो सोचता है कि अगर उस नेसेंट सोल स्टेज वाले बंदे को मदद करनी होती तो पहले ही यहाँ आ जाता। इसलिए वो डिसाइड करता है कि अब वो खुद को बचाने के लिए इन लोगों पर डिपेंड नहीं रहेगा। और उतने में आसमान से एक तेज रोशनी आकर वहाँ पर हिट हो गई। साथ ही साथ पावरफुल ऑरा भी स्प्रेड हो रही थी, जिसने इन सबको अपनी अपनी जगह पर फ्रीज कर दिया। मगर हान ली पर उस ऑरा का कोई असर नहीं हुआ था, जो देखकर तो सुप्रीम एल्डर सीधे उसी के पास आ जाते हैं। वेल, इनका नाम है लिनहू और ये कल्टीवेशन के नेसेंट सोल के मिडिल स्टेज पर पहुंच चुके थे। वो हान ली से पूछते हैं, बच्चे तुमने सोल से रिलेटेड कल्टीवेशन मेथड की प्रैक्टिस की है क्या? तो हान ली उन्हें ग्रेट करते हुए हाँ में जवाब देता है, जो सुनकर तो एल्डर लिनहू काफी ज्यादा खुश हो गए। वो कहते, बच्चे तुमने तो मुझे इम्प्रेस कर दिया, साथ ही साथ तुम्हारी पर्सनालिटी भी ठीक ठाक है। अरे अरे, लेकिन तुम्हारे स्पिरिचुअल रूट्स किसी काम के नहीं। धत तेरे की बेवजह मैंने तुम्हारी तारीफ कर दी। जिसके बाद वो सीधा से एक लीडर की तरफ निकल पड़े। वो तो सीधा सीढ़ियों पर ही जाकर बैठ गए थे। वेल, इनका एटीट्यूड ही थोड़ा सा अलग है। वो इन डिसाइपल से कहते कि मुझे नील करने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं आते, तो जल्दी से उठ जाओ। साथ ही साथ उन्होंने अपनी पावर से उन्हें रिलीज कर दिया था। वो कहते, देखो मॉर्टल्स लोगों की प्रॉब्लम लेकर मेरे पास बिल्कुल मत आना। अगर कुछ बड़ा मसला हुआ है तो ही मैं उसे रिजॉल्व करूंगा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद तुम येलो मैपल वैली को बचाने के लिए मेरे सामने हाथ जोड़ रहे हो। तो देखो बच्चों, मैं अभी तुम्हें बता देता हूँ कि येलो मैपल वैली तो फिनिश्ड हो गई, इसलिए अब तुम लोग यहाँ से दफा हो जाओ। जो सुनते एल्डर जोंग उनसे कहते कि सीनियर प्लीज ऐसा मत बोलिए, हमने कई साल मेहनत करके येलो मैपल वैली को एस्टेब्लिश किया है, तो भला हम उसे इतनी आसानी से बर्बाद कैसे होने दे सकते हैं? प्लीज हमारी मदद कीजिए। आपके पास तो इतनी पावर है कि आप आसानी से इस जंग का रुख मोड़ सकते हो, तो प्लीज हमारी येलो मैपल वैली को बचा लीजिए। अब सभी डिसाइपल और सेक लीडर साथ मिलकर उनसे मदद मांगने लगे। तो अब सबसे पहला तो सुप्रीम एल्डर ने सेक लीडर जोंग की छाती पर एक लात मार के उसे नीचे पटक दिया। वो इन सब से कह रही थी कि भला मैं तुम्हारे जैसे बेकार लोगों के लिए फाइट क्यों करूंगा। साथ ही साथ उन्होंने सेक लीडर की पिटाई करना भी शुरू कर दी थी, जो कि काफी ज्यादा फनी सीन है। सुप्रीम एल्डर कह रही थी कि तुम चाहते हो मैं उन हजारों सालों पुराने डीमंस के साथ फाइट करूं। सच बताओ तो मैं वो भी करना चाहता हूँ, मगर असल बात तो ये है कि मैं उन्हें कभी हरा नहीं सकता। तो जिसे मैं हरा ही नहीं सकता, भला मैं उसके साथ बेकार के लफड़े क्यों करूंगा। और अब सेक लीडर को काफी टाइम तक पीटने के बाद वो डिसाइपल से कहने लगे कि मुझसे उम्मीद बिल्कुल मत रखना कि मैं तुम्हारे लिए अपनी जान जोखिम में डालूंगा। ना, बिल्कुल नहीं। भला मैं ऐसा क्यों करूं? तुम लोगों ने तो बस 2-4 बार मेरे सामने सिर झुकाकर मुझे एंसेस्टर बोला। यार, इतनी सी इज्जत के लिए तो मैं अपनी एनर्जी का एक कतरा भी जाया नहीं करूंगा। जिसके बाद वो वहाँ से गायब हो गए। सभी लोगों को लग रहा था कि अब तो सुप्रीम एल्डर भी इनके साथ नहीं है। पता नहीं वो लोग सरवाइव कैसे कर पाएंगे। हान ली भी सुप्रीम एल्डर की इस रवैये को देखकर थोड़ा सा शॉक हो गया था। वो सोचता है कि ये बंदा तो अपने डिसाइपल्स को ऐसे ही मरने के लिए छोड़ के गया। साथ ही उनकी पर्सनालिटी भी हान ली को थोड़ी सी अजीब लगी। वहीं पर सेक लीडर सबको बताने लगे कि हमारे येलो मैपल वैली के पास माउंटेन
इम्पोर्टेंट डिफेंस फॉर्मेशन है। अगर हम एक साथ रहे तो जरूर से येलो मैपल वैली को बचा लेंगे। मैं आप सभी से प्रॉमिस करता हूँ कि मैं येलो मैपल वैली को अबेंडन नहीं करूँगा। तो ये सभी डिसाइपल्स उनका साथ देने के लिए राजी हो गए, मगर हानली को इसमें बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं होना था, इसलिए वो तुरंत ही वहाँ से निकल पड़ा। मगर उसी वक्त हानली को एंसेस्टर लिंगू का वॉइस ट्रांसमिशन सुनाई देता है। वो कहते हैं कि जो भी मेरे आवाज को सुन पा रहा है उन्हें मैं बताना चाहूँगा कि अगर जिंदा रहना है तो 15 मिनट के अंदर अपॉर्चुनिटी हॉल में पहुँच जाओ। देर से आने वाले बंदों को एंट्री नहीं मिलेगी। अब हानली ने भी ये मैसेज सुन लिया था, यानी कि वो येलो मैपल वैली छोड़कर नहीं जा सकता। एंसेस्टर लिंगू की बात सुने बिना तो बिल्कुल नहीं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।